नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम में विवाद सतह पर आ गया है। शिबू सोरेन को लिखी सीता सोरेन की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा है, वहीं जेएमएम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में घमासान शुरू हो गया है। जामा विधायक और गुरुजी की पुत्रवधू सीता सोरेन ने पार्टी महासचिव विनोद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विनोद पांडे पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसे लेकर सीता सोरेन ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को खत लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। विनोद पांडे को मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष को बर्खास्त करे, बदली करे, जिस तरह से मांग है पार्टी संगठन का, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पार्टी हित के लिए जो जरूरी है वो तो करना चाहिए। सीता सोरेन ने गुरुजी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि पार्टी महासचिव विनोद पांडे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं जिनसे वो मुलाकात करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चतरा के आम्रपाली परियोजना के विस्थापितों के निमंत्रण पर वो सीसीएल के खिलाफ बैठक में शामिल होने गई थी। उस दौरान विनोद पांडे के इशारे पर वहां के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने से रोका, बल्कि जिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीता सोरेन की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा है, वहीं कांग्रेस बचाव में उतर आई है कि सत्ता का संघर्ष इतना अधिक है वहां कि अब दुर्गा सोरेन की पत्नी और विधायिका सीता सोरेन अपने हैसियत के लिए वहां पर संघर्ष कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्या हालत होगी जेएमएम में। पार्टी में जब लोकतंत्र होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें सामने आती हैं, और लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी में इस तरह की बात सामने आए तो बहुत हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है। सीता सोरेन न सिर्फ जेएमएम की केंद्रीय महासचिव हैं, बल्कि जामा से विधायक और सबसे बड़ी बात कि शिबू सोरेन के बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। हालांकि पूरे मामले पर जेएमएम के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रांची में बन रहे स्मार्ट सिटी में झारखंड के सभी मंत्रियों के लिए सरकारी बंगला बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई नगर विकास विभाग की अहम बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। प्रोजेक्ट भवन में आज सीएम ने 2 अहम बैठक की, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कामकाज की समीक्षा की और जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने पर चर्चा हुई। धुरवा में बन रहे स्मार्ट सिटी कैंपस में अर्बन सिविक टावर का काम शुरू करने को हरी झंडी दी गई, जबकि निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के भवन में सचिवालय या कोई अन्य सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार को फिलहाल कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता नहीं दिख रही है। वहीं 4 स्मार्ट रोड पर काम को आगे बढ़ाने के लिए पथ निर्माण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है। जिन स्मार्ट सड़कों का काम होना है उनमें एयरपोर्ट से बिरसा चौक से राजभवन, हिनू से कांटा टोली और राजभवन से बूटी मोड़ सड़क। माननीय मंत्रीगण का आवास अभी जो ईयरमार्क नहीं है, तो स्मार्ट सिटी जो हमारा बन रहा है उसमें उसके एक पोर्शन में माननीय मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जाए, ताकि अगले कुछ सालों में जो बंगला बन के तैयार हो जाए तो सभी के लिए एक ईयरमार्क घर हो जाएगा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आधी सजा पूरी नहीं करने का हवाला देते हुए मामले को टाल दिया गया। अब 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने उम्मीद जताई है कि 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में लालू प्रसाद को चाईबासा मामले में बेल मिल जाएगी। चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी से जुड़ा यह मामला है, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से आधी सजा पूरी होने, अपनी उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। के केस का सेंटेंस खत्म होगा, उसके बाद तब इसका शुरू होगा। ये सब दलील दिए जिसको कोर्ट ने नहीं माना उस चीज को। तो इसको बेल मिलने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव बाहर निकल सकते? नहीं, एक केस में और 7 साल की सजा है। हाँ। तो उसमें उसका जब हाफ होगा तब उसके बाद तब निकलेंगे। वो कब होगा?
अब हमारे हिसाब से तो अक्टूबर में हो रहा था। आज जज साहब ने जिस हिसाब से कैलकुलेट किया है उसको बैठ के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको लगता है अक्टूबर या फर्स्ट वीक नवंबर तक में हो जाना चाहिए। हो जाए अगली सुनवाई इसमें 9 अक्टूबर। सर अगली बार आप लोगों को उम्मीद है कि जब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? हाँ, उस दिन हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन का भी यहाँ पर कुछ माने हमारे और कोर्ट के कैलकुलेशन में कुछ काउंटिंग में गलत हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएम की शिकायत पर सुनवाई के दौरान रांची सिविल कोर्ट ने निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 सितंबर तक नोटिस भेजने को कहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने सिविल कोर्ट में शिकायत दायर किया है, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर को भी आरोपी बनाया है। मुख्यमंत्री ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने NH 143 पर कोलेबिरा से बांसजोर तक 74 किलोमीटर लंबी सड़क सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। कोलेबिरा प्रखंड के देव नदी के पास आयोजित कार्यक्रम में सिमडेगा और कोलेबिरा विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह सड़क भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्रमुख सड़कों को जोड़ना है। वहीं सड़कों की दुर्दशा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारी गाड़ियों के चलने से सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं। अर्जुन मुंडा ने कोरोना से लड़ने के लिए भी लोगों को कई टिप्स दिए। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी अब सड़कों पर उतर आए हैं और पैदल मार्च करते हुए रांची की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड के कई जिलों से पैदल मार्च करते हुए निकली सहायक पुलिसकर्मियों की ये फौज न तो नक्सलियों से लोहा लेने जा रही है, न चीन पर हमला करने, बल्कि ये लोग अपने लिए इंसाफ मांगने, सरकार के दरबार में गुहार लगाने रांची जा रहे हैं, जिसे नाम दिया है वर्दी ए इंसाफ। वहाँ हम लोग धरना करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग रांची में डटे रहेंगे। पूर्व की रघुवर सरकार में झारखंड के 12 जिलों में पुलिस पर भार कम करने के लिए 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी और भरोसा दिलाया गया था कि 3 साल बाद इन्हें आरक्षी के पद पर सीधे बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बदल गई और तय समय के बाद हेमंत सरकार में इन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा, लिहाजा ये लोग चरणबद्ध आंदोलन के बाद अब अपने भविष्य को लेकर सरकार से ठोस जवाब मांगने रांची जा रहे हैं। हमारी बात सरकार सुने और उसमें नेगेटिव हो या पॉजिटिव कुछ रिस्पांस मिले लिखित रूप में। हालांकि पश्चिम सिंहभूम से रांची रवाना हुए करीब 300 सहायक पुलिसकर्मियों को विधि व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने चाईबासा चक्रधरपुर NH 75 पर खूंट पानी के पास रोक दिया और सबों को पुलिस मुख्यालय लेकर चली गई। विधि व्यवस्था को यदि चुनौती देंगे तो उसमें सख्ती से निपटा जाएगा और जो यदि विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इन सहायक पुलिसकर्मियों की अगस्त में 3 साल की सेवा अवधि खत्म हो चुकी है और पूर्व की सरकार के वादे के मुताबिक ये लोग सीधी बहाली की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर काम करने के बाद सामूहिक हड़ताल के बाद अब रांची मार्च के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप और गढ़वा से शैलेश के साथ चाईबासा से उपेंद्र की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबर हजारीबाग से। हजारीबाग सिविल कोर्ट में 5 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में 5 आरोपियों को दोषी पाया गया है, जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। पांचों दोषियों की सजा पर 22 सितंबर को बहस होगी। 2 जून 2015 को सिविल कोर्ट में कुख्यात सुशील श्रीवास्तव पेशी के लिए आया था। तभी बोलेरो से आए कुछ अपराधियों ने कोर्ट के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें सुशील श्रीवास्तव, गयाश खान और कमाल खान की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल 42 लोगों की गवाही ली गई। बैंक का एक मैनेजर भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अपने ही बैंक में डाका डालकर पैसे जमा कर रहा था और अब तक वो 1 करोड़ रुपए से अधिक गबन कर चुका था। यह सनसनीखेज मामला दुमका का है। पुलिस ने जब बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया तो पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने इसके पास से 1,48,000 रुपए बरामद किया है। दुमका के शिकारीपाड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 2 साल से पदस्थापित ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार गलत तरीके से बैंक का पैसा अपने लोगों के खाते में ट्रांसफर कर देता था।
अब तक ये शातिर ब्रांच मैनेजर बैंक के एक सफाई कर्मी के साथ मिलकर 1,15,50,000 रुपए गबन कर चुका था। जांच पूरी होने पर यह गबन की राशि बढ़ भी सकती है। बैंक में भूमिका संदिग्ध होने के बाद पुलिस ने इससे पहले भी पूछताछ की थी, जिसके बाद से ब्रांच मैनेजर फरार हो गया था। 4 सितंबर को केस दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी और भागलपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पटना का रहने वाला शातिर ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो कर्ज चुकाने और भविष्य में राजमहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। आरोपी ब्रांच मैनेजर का एक घर साहेबगंज में भी है। की भूमिका पूर्व से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, तो इससे पूर्व में ही जो है कि पुलिस द्वारा क्वेश्चन किया गया था, जिसके बाद से ये फरार हो गया। और फरार होने के बाद में ये पता चला कि ये इतना पैसे का जो 1 करोड़ से ज़्यादा जो पैसे बैंक का जो पैसा है वो गलत ढंग से दूसरे अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करता था। लौ नगरी में एक बार फिर साइबर अपराधी एक्टिव हैं। एटीएम की क्लोनिंग कर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। साइबर अपराधी उन एटीएम को निशाना बनाते हैं जिसमें गार्ड की तैनाती नहीं होती। खासकर बिष्टुपुर सीएच एरिया और मानगो चौक के पास स्थित एसबीआई के एटीएम और करंडीह चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम पर लगातार क्लोनिंग की शिकायतें आ रही हैं। पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही साइबर अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसने मेरे अकाउंट में मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हम डाल दिए हैं। उसको लेकर के हम देखे अपने अकाउंट में पूरा बैंक का डिटेल के जैसा मेरे अकाउंट में 12 से 13 लाख रुपए डाला। ठीक है, जब हम अपना अकाउंट चेक किए तो बोला कि देखिए अकाउंट में आपका हिट हो गया है, पैसा आप देखिए। उसका टैक्स आपका 62,000 रुपये आया। मेरे अकाउंट से फिर 62,000 रुपये निकल गया। जैसे उस मैसेज को हम डेट के 62,000 रुपये निकले, उसी तरह करके 1,53,000 रुपये मेरे आदित्यपुर ब्रांच ये इलाहाबाद से निकल गया। कि जब भी आप एटीएम से पैसे निकालें, आप ये इंश्योर करें कि उस एटीएम के आसपास गार्ड है उस एटीएम का। दूसरा, उसके अंदर कोई स्किमिंग मशीन वगैरह नहीं है, आप ठीक ठाक उसको चेक कर लें। तीसरा, कोई आदमी उस वक्त एटीएम में नहीं होना चाहिए। अगर आप मदद भी ले रहे हैं तो अपने घर वालों की मदद लें, ना कि किसी ऐसे अनजान व्यक्ति की जो आपका एटीएम स्वैप कर दे। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। आगे आपको दिखाएंगे झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।